जय हिंद। आज हम लोग इसमें वर्ण विचार व्याकरण का पहला चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें सबसे जो छोटा वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वो अक्षर से बना होता है। किससे बनता है? वर्ण अक्षर से। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि का मतलब क्या होता है? एकदम आसान वर्ड, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हो जाएगा अ, आ इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा इसमें, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। दूसरा पढ़ना है वर्णमाला किसे कहेंगे। क्या पढ़ना है? वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। किसको? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। किसको? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है सजा कर लिखना। क्या होता है? क्रमबद्ध का मतलब सजा कर लिखना। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 52 है। क्या है? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग, लाइन से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन हम इसी को लिखेंगे ग, घ, ख, क, तो ये क्या होगा? ये वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े कि वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध का मतलब होता है सजाकर लाइन से लिखना। क्या होता है? तो जब हम वर्णों को सजाकर लाइन से लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये व्याकरण में दूसरा वर्णमाला। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण पढ़ लेते किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे वर्ण के कितने भेद है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो वर्ण के दो भेद है। वर्ण के दो भेद है। कितने हैं? वर्ण के दो भेद हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? एक को स्वर वर्ण और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी दिक्कत हो बोलेगा। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये जानेंगे। स्वर वर्ण का मतलब होता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। क्या होता है? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब इसमें दूसरा वर्ण नहीं आएगा। जैसे हम बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं? आ, इसमें कोई दूसरा वर्ण आता है? नहीं आता है। ये सब अपने आप बोला था, इसमें कोई दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। तो ऐसे वर्णों की संख्या कितने हैं? वर्ण क्या? और वर्णों की संख्या कितने हैं? यानी आ से लेकर ओ तक। कहाँ तक? ओ औ तक जो है, इसके बीच में री भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 11। किसका? स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण का संख्या समझ में आ गया? परिभाषा समझ में आ गया? जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण यानी दूसरा में ना तक समझते हैं स्वर वर्ण। उसी तरह व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण का होता है ठीक इसके उल्टा परिभाषा, जिसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाए। क्या होता है? जिसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता क्या होता है? लिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं क। क्या बोलते हैं? तो जब हम बोलते हैं क तो इसका आवाज कंठ से निकलता है और इसमें अ छिपा होता है। क्या होता है? यानी क के साथ अ मिलता है तब जाके क्या बनता है? क बनता है। क्या बनता है? क के साथ अ मिलता है तब जाके ये क बनता है। उसी तरह ख के साथ भी क्या मिलता है? अ, तब जाके ये क्या बनता है? यानी क ख ग घ से लेकर से लेकर मूर्धन्य से दंती से ह तक इसके बीच का जो भी वर्ण है इस सब में अ लगा होता है तब जाकर के ये बोलाता है। यानी ये अपने आप नहीं बोला जाता है, इसको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता। तो समझ में? व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जिस वर्ण को बोलने दूसरे की सहायता लिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 33 है। क्या है? किसकी संख्या?
व्यंजन वर्ण की संख्या, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गया? 33। क ख ग घ से लेकर ह तक, इसके बीच के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया व्यंजन वर्ण का, ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वर वर्ण के 3 भेद है। कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के ठीक है। तो स्वर वर्ण के कितने भेद है? स्वर वर्ण के 3 भेद है। कितने? स्वर वर्ण के 3 भेद है, ठीक है। अगर ऐसा कोई बोले तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर कोई पढ़ा होगा ज्यादा तो क्या बोलेगा? स्वर वर्ण के कितने भेद है। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? किसके अनुसार? किसके अनुसार? क्योंकि स्वर वर्ण के जो भेद है वो 2 आधार पर होता है। कितने आधार पे? स्वर वर्ण के भेद 2 आधार पर होता है। कितने आधार पर? एक होता है काल के आधार पर, एक काल के आधार पर, और दूसरा होता है जाति के आधार पर, ठीक है। दूसरा जाति आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पे। तो अगर कोई हमको कहे स्वर वर्ण के कितने भेद है तो हम उसको फंसा सकते हैं किसके अनुसार पूछ के। तो वो अगर जानता होगा तो बोलेगा, नहीं तो बोलेगा कि 3 भेद सिद्ध होता है। तो 3 भेद होता है ये जरूरी नहीं है। काल के आधार पे 3 भेद होता है। कितने? काल के आधार पे स्वर वर्ण के 3 भेद होता है, ठीक है। काल के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तीसरा होता है, ये 3 भेद है काल के आधार पे, ठीक है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि जिसके बोलने में कम समय लगे। क्या होता है? याद रहे, ये स्वर बोल रहा है यानी स्वर वर्ण में से ही आएगा। 11 को जो स्वर वर्ण है उसी में से इसमें अक्षर आएगा, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? जिसके बोलने में क्या समय लगे? कम समय लगे। जिसके बोलने में उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसकी संख्या 4 है। कितनी संख्या है? इसकी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है इसकी संख्या। कौन कौन है? तो अ, ई, उ और री, इसी को हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। अ, ई, उ और री को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितना हो गया? समझ में आ गया। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगे। क्या है? जिसके बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे या ह्रस्व के दुगुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। कितना है? इसकी संख्या 7 है, ठीक है। किसकी? दीर्घ स्वर की संख्या। यानी कौन हो जाएगा? आ से ज्यादा समय लगता है, ई अ से ज्यादा समय लगता है, उ, उसके बाद होता है ए, आई, ओ, औ। इसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या कितना हो गया? 7। अ, आ, उ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर है, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? उसके बाद प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर बोलते हैं जिसको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, यानी 3 गुना समय लगे। ह्रस्व में अगर 1 गुना है तो दीर्घ में इसका 2 गुना, और दोनों से अधिक यानी 3 गुना। तो जिसके बोलने में सबसे अधिक समय लगे यानी 3 गुना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे आता है ओम। क्या आता है? ओम, ठीक है। बोलने में क्या लगता है? ज्यादा है, लंबा टता है। ओम नमः शिवाय, समझा है ना। तो ये लंबा समय लगता है। क्या होता है? तो ओम में समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो क्या हो जाएगा? ये प्लुत स्वर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि 2 आधार पे। तो पहला हो गया काल के आधार पे, दूसरा जाति के आधार पे। किसके? जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद है। कितने भेद है? जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। स्वर के 2 भेद है, ठीक है। एक को बोलते हैं सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। और दूसरा को बोलते हैं विजातीय स्वर। ये 2 भेद है जाति के आधार पे। किसके आधार पे? जाति के आधार पे ये 2 भेद है। किसके? स्वर के। किसके? स्वर वर्ण के जाति के आधार पे ये 2 भेद है। सजातीय स्वर को हम लोग सस्वर भी बोलते हैं, सवर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवर्ण। क्या बोलते हैं?
इसको सवर्ण और इसको असवर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सजातीय स्वर का मतलब होता है कि जिसमें एक जाति का स्वर है। क्या है? एक जाति का स्वर जब एक साथ रहे तो उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं अ आ, ये दोनों एक जाति का है। क्या है? अ आ ई उ ये सब एक जाति का। ठीक है, ए। तो अगर इस तरह का है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सजातीय स्वर बोलेंगे। अगर यहीं पे विजातीय बोलेंगे कुछ का उल्टा परिभाषा हो जाएगा, एक जाति के साथ, नहीं तो हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे। जैसे बोले अ के साथ आ नहीं आएगा, क्या आएगा? ई। तो ये दोनों दो जाति का है, तो दोनों एक जाति का नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा बात? यानी अ के साथ ई रहे, अ के साथ उ रहे, या फिर अ के साथ ऐ रहे, तो ये सब क्या कहला जाएगा? विजातीय स्वर कहलाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः, व्यंजन वर्ण के मुख्यतः पढ़ाया जाता है कि मुख्यतः तीन भेद है। कितने हैं? ऐसे आगे हम बहुत सारा पढ़ेंगे, पर मुख्यतः जो है वो तीन भेद है। कितने हैं व्यंजन वर्ण के? मुख्यतः तीन भेद है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये तीन भेद है मुख्यतः व्यंजन वर्ण के। ठीक है, क्या है? तीन भेद है व्यंजन वर्ण के, ये मुख्यतः, पर आगे इसके बारे में और सारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अंतस्थ व्यंजन हो गया, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिसका उच्चारण जो हो कंठ, तालु, मुर्दा, जीभ या मुख के किसी भाग के सटने से होता है। क्या होता है? स्पर्श का मतलब ही होता है सटना। ठीक है, तो जब मुख किसी भाग के सटने से बोला जाता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या 25 है। कितनी है? किसकी संख्या? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। यानी क ख ग घ से लेकर के प फ ब भ म तक इसके बीच की संख्या को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं क ख ग घ से लेके प फ ब भ म के बीच की सारे संख्या को। ठीक है, इसकी संख्या कितना टोटल? 25 है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ। यौड़ा लव को हम लोग अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? यौड़ा लव को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितना हो गया? 4। कितना हो गया? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका जो उच्चारण था तालु और दांत सटने से होता है। किसके सटने से? तालु, दांत और ओठ तीनों के परस्पर सटने से होता है। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म। क्या है? ऊष्म का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसको बोलने से, क्या करने से? जिसको बोलने से मुख से गर्म हवा निकलता हो। क्या निकलता हो? गर्म हवा निकलता हो, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है। कितना है? इसकी संख्या भी 4 है। ये है तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह। चेक कर सकते हैं। तलाब्य स मुंह से, मूर्धन्य स जब बोलेंगे तो मुख का गर्म हवा निकलेगा। तो जिसको बोलने में मुख से गर्म हवा निकले उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यंजन। इसकी संख्या कितना हो गया? कौन कौन है? तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंटी स और हाँ, ये व्यंजन आता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पढ़े थे पहले, समझ में आ गया? अब इसमें अभी स्वर वर्ण के और पढ़ना है। क्या है? एक आता स्वर में सुई मारता है ना, की मात्रा पढ़ा होगा। इसी से क का की बना हुआ है। तो स्वर के इसके जो संकेत होता है स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण के संकेत ची को, किसको? संकेत ची को स्वर की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसको मात्रा कहते हैं? स्वर के, स्वर वर्ण के संकेत ची को स्वर की मात्रा कहते हैं। ये जैसे देखो, पहला तो अ होता है, लिखाता है, लेकिन आ जो लिखाता है तो देखा होगा कहीं कहीं पे आ के लिए ये लिखा रहता है। यही जुड़ता है क में तो बन जाता है का, आए ख में जुड़ता है तो बन जाता है
खा, ये मात्रा पहला आ, उसके बाद इसको ई, इसको बी यानी कि कार वाला, इसको पढ़ते हैं ऊ, इसको पढ़ते हैं ऊ यानी ये हर्षुकार वाला, ये दुर्गुकार वाला। उसके बाद ये होता है ए, ये होता है ए, ये होता है ओ और ये होता है ओ। क्या होता है? ये ओ होता है और ये होता है अन। यही होता है रे, है? ये क्या है? स्वर वर्ण का केस चीज है, इसको हम लोग क्या कहें, यानी स्वर के मात्रा की संख्या कितना? ये दही लगा रहता है इसमें, क्या रिया ये नहीं होता, ठीक है? क्या हुआ? आ ई उ ए आई ओ औ री, इतना ही लिखा था। वो हम जब अक्षर लिखते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है अन अ, पर ये जो स्वर वर्ण के यही 10 है, री वाला लेकर के, ठीक है? ये 10 स्वर वर्ण का संकेत चीज यानी स्वर की मात्रा, ठीक है? समझ में आ गया? व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लिए थे कि व्यंजन वर्ण के मुख्य कितने भेद है? 3 भेद है। कितने मुख्य था? 3 में बहुत सारा व्यंजन गया है। इसमें एक आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? ये भेद में नहीं आता है, डायरेक्ट अलग से आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जब कोई व्यंजन, ठीक है, जब कोई व्यंजन दो व्यंजन के मिलने से बना हो। कितने व्यंजन के? जब कोई दो व्यंजन मिलने से बनता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं क जोड़ स, तो इसको मिलाकर के बन जाता है अक्ष। क्या बना? दोनों व्यंजन वर्ण है क और स, तो जब दो व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन बनता है तो हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं त और र, त और र मिलाकर के क्या बनता है? त्र। क्या बनता है? त्र। क्या बना? त्र। समझ में आ गया? ज और या मिला करके बनता या, क्या बनता है? तो जब दो व्यंजन मिलकर के नए व्यंजन निर्माण करता है तो उसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संख्या 4 है। कितनी है? इसकी संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञा, उसके बाद एक होता है श्री वाला स्र, है ना? ये भी स और र के मिलकर के क्या बनता है? स्र बनता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब हो गया ये स्वर और व्यंजन की बात। अब आता है इसी व्यंजन में कि श्वास वायु होता है। क्या होता है? श्वास वायु। श्वास वायु का मतलब होता है सांस के अनुसार। किसके अनुसार? श्वास वायु का मतलब सांस के अनुसार, ठीक है? तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के 2 भेद है। कितने भेद हैं? व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण और दूसरा को बोलते हैं महाप्राण। परिभाषा नाम में ही छिपा है। परिभाषा नाम में ही छिपा। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? अल्प का मतलब थोड़ा और महा का मतलब ज्यादा, ठीक है? तो अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिसको बोलने में कम श्वास लगे। क्या लगे? जिस बोलने में कम श्वास वायु लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और जिसको बोलने में अधिक सांस वायु लगे उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। समझ में आ रहा है? अल्प प्राण यानी थोड़ा, जिसको बोलने में कम लगे, और महाप्राण यानी अधिक। ये पहला परिभाषा है। दूसरा तरीका याद करने का कि सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि अल्प प्राण की संख्या क्या है, ठीक है? तो अल्प प्राण की जो संख्या है वो है 19। कितनी है? अल्प प्राण की संख्या 19 है। हम व्यंजन पर ले, यानी जो भी आएगा वो क ख ग घ से लेके ह के बीच का होगा। किसके बीच का होगा? जो भी होगा क ख ग घ से लेके ह के बीच का, ठीक है? तो अल्प प्राण के बारे में आता है कि प्रत्येक वर्ण का, किसका? प्रत्येक वर्ण नहीं, वर्ग। प्रत्येक वर्ग का, किसका? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आ गया यहाँ पे वर्ग, ठीक है? क्या आ गया? वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ से लेके अंग तक नहीं लिख के इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं वर्ग। क एक लाइन में क से अंग तक रहेगा तो क्या बोलेंगे? क वर्ग। इसी तरह च छ ज को क्या बोलेंगे? च छ ज यहाँ तक को च वर्ग, त थ द ध को त वर्ग, ट ठ ड ढ को ट वर्ग और प फ ब को बोलेंगे। ये आगे पीछे लिखा गया, समझ गया, ठीक है?
तो इस तरह से इसको वर्ग बोलते हैं। तो इसी का प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा, क्या प्रत्येक का पहला, तीसरा, पांचवा, उसके अलावा य, र, ल, व, ये अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। तो प्रत्येक लाइन से पहला, तीसरा, पांचवा लेंगे तो 5 गो वर्ग था। तो 5 गो वर्ग था, कितना हो जाएगा 15 और 4 19, यानी अल्प प्राण की कुल संख्या कितना हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। इसके बोलने में कम समय, जैसे हम बोलो क, क्या बोलते हैं क, वही बोलते ख। तो ख में ज्यादा समय लगती है, समझ में आ रहा। वैसे हम बोलते ग, घ में ज्यादा लगता है। ठीक है, तो जिसमें कम समय लगता है उसमें क्या कहेंगे, अल्प प्राण, समझ में आ गया। और जिसमें अधिक समय लगेगा महाप्राण कहेंगे। इसका हो जाएगा प्रत्येक का, किसका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, क्या मां, दूसरा चौथा। उसके बाद तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, दंती स और ह, ये कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है, समझ में आ रहा है। प्रत्येक का दूसरा और चौथा, जैसे ख, घ, उसका छ, उसका झ, क्या होगा छ, छ के बाद झ, तो छ, झ, उसके बाद ट, ठ के बाद ड। तो प्रत्येक का दूसरा चौथा, यानी 5 लाइन, तो 5 दूना 10 और 4 14, यानी महाप्राण की कुल संख्या कितना हो गया, महाप्राण की कुल संख्या 14। ये किसके अनुसार था, व्यंजन के भेद, श्वास वायु के आधार पे ये व्यंजन 2 भेद था, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या था, अल्प प्राण और महाप्राण। ये है स्वर वर्णों के स्वतंत्र में कंपन के आधार पे, किसके आधार पे, कंपन के आधार पे, स्वर कंपन के आधार पर, स्वर कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद और है। कितने भेद है, व्यंजन के 2 भेद है। एक होता है घोष, क्या होता है, और दूसरा होता है अघोष। क्या होता है, अघोष। एक होता है घोष, एक होता है अघोष। घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोष को सघोष के नाम से जाना जाता है और अघोष को अघोषी बोलता है। ठीक है, तो घोष का मतलब होता है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिया में कंपन होता है। क्या होता है, इसमें भी क, ख, ग, घ के य, र, ल, व, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह के बीच का ही वर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन है और हम जानते हैं व्यंजन की संख्या कितना है 33, तो उसी में से रहेगा। तो घोष बोलेंगे जिसके उच्चारण में क्या हो, कंपन होता है। क्या है, जिस बोलने में कंपन होता है, कप कप आता है, उसमें क्या बोलेंगे, घोष वर्ण बोलेंगे। ये होता है प्रत्येक का पहला, चौथा, क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद य, र, ल, व, ह, इसको हम लोग घोष वर्ण बोलते हैं। जैसे हम देखो बोलते हैं ग, घ, अंग, ये सबको जब बोलते हैं घस घसाता है। क्या होता है, बोलने पे घस घसाता है, यानी कंपन टाइप का होता है ना। लेकिन वही क, ख बोलेंगे तो प्यार से बोला जाएगा, ग, घ, अंग, घस घसा रहा है। हाँ, तो इस तरह हर के तीसरा चौथा नाम होता है। तो जब तीसरा, चौथा, पांचवा में कंपन यानी घसघसाहट हो तो क्या कहलाएगा, घोष वर्ण कहलाएगा। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 3 15, उसके बाद य, र, ल, व, ह। तो ये हो गया प्रत्येक तीसरा, चौथा, पांचवा को हम लोग घोष कहेंगे, या फिर कह सकते हैं जिसके बोलने में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। अघोष का परिभाषा ठीक इसके उल्टा हो जाएगा कि जिसके बोलने में स्वर में कंपन नहीं होता। क्या होता है, स्वर में कंपन नहीं होता, उसे हम अघोष वर्ण कहेंगे। प्रत्येक का पहला, दूसरा, उसके बाद तलव्य स, मूर्धन्य स, ह, ये कहलाएगा अघोष वर्ण। समझ में आ रहा है, प्रत्येक का पहला, दूसरा, उसके बाद तलव्य स, मूर्धन्य स, ह, ये कहलाएगा अघोष वर्ण। इसकी संख्या हो जाएगा 13, हो जाएगा 13। समझ में, तो ये था कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद। ठीक है, किसके आधार पे था, कंपन के आधार पे व्यंजन के 2 भेद। स्वर और व्यंजन लीड हो चुका है पूरा। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या आता है, वर्णों के उच्चारण के हम जो बोलते हैं वो कौन सा वर्ड कहाँ से निकलता है। ठीक है, क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान।